नमस्कार दोस्तों, हम करने जा रहे हैं राजस्थान के अभी हाल ही के अंतर्गत अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम्स हुए हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अभी हाल ही के अंतर्गत, जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, सीईटी के 4 जो पेपर हुए थे उनको हम अपने डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो पेपर है, अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, मोस्टली जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है ना, उन्हीं को कम्बो बेस है वो रिवीजन करता है। 70-80% क्वेश्चन पीछे के ही होते हैं मोस्टली है। तो ये हम इनसे हमको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। प्लस ये क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हम आपको डिस्क्रिप्टिव देंगे, व्याख्या देंगे, किस रीजन से प्रश्न क्यों आया। साथ ही साथ है, हाल ही के अंतर्गत जो एग्जाम हुए हैं, पहले हम उसको क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन ये है कि उसके अंतर्गत जो पॉलिटी हो गई है, उसके अंतर्गत जो अर्थव्यवस्था है, या उसके अंतर्गत राजस्थान का जो करंट है, जो मुद्दे हैं, जो व्यक्तित्व, जो अभियान है, जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे अभी बोहर अभियान पूछा गया था, ऑपरेशन शरद अभियान पूछे गए थे, हमने देखे थे। तो एग्जाम के अंतर्गत फुली लेटेस्ट प्रश्न है, ये टॉपिक से है। तो आगामी तृतीय श्रेणी अध्यापक परीक्षा प्लस सीईटी प्लस 2 लेवल एग्जाम के अंतर्गत है, ये प्रश्न रिपीट होने के फुली चांसेस रहेंगे है। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये जो सीरीज है आप बहुत ज्यादा पसंद करोगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और एक बात और है, अभी सीईटी की प्रारंभिक आंसर की आई है, अभी इसकी मेन हम कह सकते हैं मास्टर की नहीं आई है। मास्टर जब की आएगी तो कुछ क्वेश्चन विशेष में डाउट भी है, बच्चों ने रिट लगा रखे हैं। तो अभी हम जो आंसर लगाएंगे वो प्रारंभ इसमें प्राइमरी की के आधार पे या अपने मेरे विवेक के आधार पे आपको उसका उत्तर बताऊंगा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की सीईटी के अंतर्गत। ये जो कोड है, 3 घंटे का पेपर था, 150 क्वेश्चन थे। इसमें हम 100 क्वेश्चन को भी चर्चा करेंगे, 100 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो जीके के, पॉलिटी के, इनके हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन में क्या है, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व दे रखे हैं और उनका संबंध उनकी रियासतों से दे रखा है कि उनका काम किस रियासत विशेष से रहा था। उनमें से एक डिफरेंट पूछ रहा है, इनमें से एक डिफरेंट है, वह कौन सा है जिसका संबंध उस रियासत विशेष से नहीं रहा है। तो देखिएगा, अब बात करते हैं इसके अंतर्गत जो इसने दिया है। तो निम्न में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता अपने देशी राज्य से संबंधित नहीं है। देखो, बात करेंगे कृष्ण दत्त पालीवाल है, धौलपुर जो प्रजामंडल है उसके अध्यक्ष थे। धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे, कौन थे, कृष्ण दत्त पालीवाल, धौलपुर। याद करने का तरीका भी है, देखो कृष्ण होता है काला, धोड़ा होता है सफेद, तो काले को क्या कर दिया, धोड़ा कर दिया। तो कृष्ण दत्त धौलपुर का हम पढ़ेंगे। दूसरी बात एक और पढ़ेंगे, हरिमोहन जो माथुर साहब है करौली के, हम इसका राइट आंसर तो ये आएगा, लेकिन क्यों आएगा सुन लीजिएगा। हरिमोहन जो माथुर है, इन्होंने बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना की थी। स्वामी नित्यानंद नागर है और गांधी जी की मानस पुत्री सत्याभामा है। यहाँ बात करते हैं। इसके अलावा अभिन हरिक का नाम और ननु नाम शर्मा का संबंध है। इनका संबंध हाड़ौती क्षेत्र या कोटा बूंदी से आता है, न कि यहाँ से आता है। इसलिए हरिमोहन माथुर है, करौली के न होकर के इन्होंने बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना की थी। राइट आंसर ये है। मथुरादास माथुर दोस्तों मारवाड़ जोधपुर से हैं। अब बात करेंगे, यहाँ पे चर्चित रहा था कौन सा कांड, डाबड़ा कांड है। 13 मार्च 1947 की बात है, 13 मार्च 1947 की बात है। डाबड़ा गांव की बात करते हैं, डीडवाना नागौर के अंतर्गत यहाँ पे है। मथुरदास माथुर के नेतृत्व में यहाँ पे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे, जिनके ऊपर हम बात करते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया था, जिसमें से कुल 12 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। और वो कार्यकर्ता या जो नेतृत्व है, उन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो मथुरदास माथुर साहब कर रहे थे। इन्हीं की स्मृति के अंतर्गत क्रिकेट में पुरस्कार दिया जाता है, मथुरदास माथुर पुरस्कार है। नेक्स्ट देखते हैं, गोपीलाल जी यादव भरतपुर प्रजामंडल के संस्थापक थे ही, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं। तो राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। अभी प्राइमरी जो की है, इसमें इसका उत्तर क्या माना है, 1928 माना है। नेक्स्ट इसके बाद चलते हैं। तो 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट पूछ रहा है, कौन थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट, देखो याद कैसे करेंगे, मैक मॉसन है, मैक मॉसन। तो देखो, मोस के मार देते हैं, मैक मॉसन को मार दिया है, मैक टांग के मार दिया, मैक लगाई और उसको टांग दिया। तो मैक मॉसन का सिर टांगा गया था ना। बात करते हैं बटन किसके होते हैं, कोट के होते हैं। बटन किसके होते हैं, कोट के होते हैं। बटन होते हैं कोट के। तो कोटा का कौन था मेजर, बर्टन था, ये है। विलियम ईडन की बात करते हैं, राजस्थान का ईडन गार्डन कौन सा, जयपुर, चौंपगाम जयपुर। वर्ल्ड का 3rd बिगेस्ट स्टेडियम यहाँ पे बना हुआ है। राजस्थान का ईडन गार्डन कहाँ पे, जयपुर के अंतर्गत है। तो हम बात करेंगे जयपुर से कौन थे, तो विलियम ईडन थे है। मॉरिसन की बात करते हैं, देखो गेट के अंदर मोरी होती है,
और मॉरिशियम बाहर आते हैं, अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, अंदर आते हैं। तो बात करते हैं जब क्रांति का विप्लव हुआ था ना, तो मोरिसन है, मोरी से भाग गया मोरी। अब राजस्थान की जो मोरी है वो क्या है, प्रवेश द्वार। मोरी किसे कहते हैं, एंट्री गेट को कहते हैं ना। राजस्थान का प्रवेश द्वार है तो वह कौन सा है, भरतपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर। तो मेजर मोरिसन कहां से थे, भरतपुर से थे। अब इसके पश्चात में है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया। देखो हम बात करते हैं इसके लिए जो प्रयास है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हुए थे, और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भी इसको पारित किया गया था। लेकिन बाद में 1856 के बाद लॉर्ड कैनिंग आए थे, उन्हीं के द्वारा इसको लागू किया गया था है। तो नाम किसका यहाँ पे आएगा, लॉर्ड कैनिंग का आएगा। लॉर्ड डलहौजी भी रहते हैं ऑप्शन के अंतर्गत, तो कंफ्यूजिंग हो सकता था, यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग है। नेक्स्ट है 1818, ये सुनिएगा। 1818 में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों की संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी था। अब मैंने इससे पहले कल एक वीडियो बनाया था साइक संधि को लेकर के, तो मैंने बताया था अगर वो यहाँ पे दे दे 1803 में कंपनी की ओर से संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, तो 1803 में तो उत्तर कौन आता, कर्नल लेक आता। अब इसने 1818 दिया है, तो 1818 के अंतर्गत मैकमोसन नहीं था, जेम्स फर्ग्यूसन नहीं था, चार्ल्स हेक्टर नहीं था, कौन थे भाई, चार्ल्स मेटकोप थे। और चार्ल्स मेटकोप के सहयोगी कौन बनाए थे, जॉन मेलकम। तो जॉन मेलकम इसके सहयोगी बनाए गए थे, और इसके सहयोगी कौन बनाए गए थे, कर्नल जेम्स टोड है। जॉन मेलकम ने राजस्थान की 3 रियासतों के साथ संधि करवाई थी, जो कि मालवा के ब्रिटिश रेजिडेंट थे। जॉन मेलकम ने प्रतापगढ़ के साथ संधि करवाई थी, जॉन मेलकम ने बांसवाड़ा के साथ संधि कराई थी, और जॉन मेलकम ने डूंगरपुर के साथ संधि करवाई थी। राजस्थान के राजपूत राजाओं के साथ संधि करवाने में जो अंग्रेज अधिकारी नियुक्त हुआ था 1818 में, तो कौन था, चार्ल्स मेटकोप। और ये जो संधियां थी 1818 की, वो थी आश्रित प्रार्थक्य के तहत सहायक संधियां, जो किसकी थी, लॉर्ड हेस्टिंग्स की थी। जबकि 1803 के अंतर्गत जो संधियां हुई थी वो वेलेजली की सहायक संधियां हुई थी, और वो कौन से अंग्रेज अधिकारी ने की थी, तो यहाँ पे कर्नल लेक आता है। ओके, इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था राजस्थान की सहायक संधियों का, आप देखोगे तो सारा कंसेप्ट आपका उसमें क्लियर हो जाएगा है। अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न 2 बार आ गया एग्जाम में, सीटी के अंतर्गत है। देखिए भाई, अटुंडी कहां पड़ता है, अजमेर में। यहाँ पे गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई, अर्जुन लाल शेट्टी, हरिबा उपाध्याय, जमनालाल बजाज, माणिकलाल जी वर्मा है। तो अर्जुन लाल जी शेट्टी है, हरिबा उपाध्याय है। सुनिएगा, अर्जुन लाल जी शेट्टी ने जैन वर्धमान विद्यापीठ की स्थापना की थी है, हरिभाव उपाध्याय और जमनालाल बजाज साहब ने चरखा संघ की स्थापना की थी। जबकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर है वो किसका आएगा, हरिभाव उपाध्याय का नाम आएगा। दोस्तों यहाँ हम बात करेंगे 2 वर्ष मिलेंगे, 1927 और कौन सा इसके अंतर्गत है, 1945 है। 1927 इंपोर्टेंट है, 1945 भी यहाँ पे आ जाता है। देखो, हरिभाव उपाध्याय ने 1927 के अंतर्गत है अटुंडी में गांधी आश्रम की स्थापना की थी, 1927 में है। तो 1927 में जमनालाल बजाज साहब ने जयपुर के अंतर्गत चरखा संघ की स्थापना की थी, तो 1927 के अंतर्गत है। आप पढ़ोगे विजय सिंह पथिक बिजोलिया आंदोलन से अलग या हट कब गए थे, 1927 के अंतर्गत है। तो 1927 के अंतर्गत हम बात करते हैं तो और क्या महत्वपूर्ण था, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन कब हुआ था, बंबई के अंतर्गत 1927 के अंतर्गत। तो 1927 के अंतर्गत क्या इंपोर्टेंट है, श्री गंगानगर की स्थापना या गंग नहर का निर्माण है, वो भी कौन सी ईयर है, 1927 के अंतर्गत है। तो ये 1927 ईयर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1927 के अंतर्गत गांधी आश्रम की स्थापना कर दी गई थी हरिभाव उपाध्याय के द्वारा, और 1945 के अंतर्गत है इसको कन्वर्ट कर दिया गया महिला सदन के रूप में है। 1945 में इसको महिला सदन के रूप में बदल दिया गया था। नेक्स्ट है, विजय सिंह पथिक के प्रयासों से विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का पूरे भारत में प्रचार किया था, तो उनके मित्र थे कौन, गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा प्रताप नामक समाचार पत्र निकाला गया था, और ये प्रताप नामक समाचार पत्र दोस्तों कहां से निकाला गया था, कानपुर से निकाला गया था, इसके माध्यम से। हालांकि विजय सिंह पथिक के द्वारा नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था, जो बाद में किस नाम से बदला था, तरुण राजस्थान के नाम से। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में, अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट,
हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। आगामी एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, और ये अगर आपने आरबीएससी की किताब पढ़ी है तो ये कंसेप्ट आपके आराम से समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न इसके अंतर्गत आता है कि अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िएगा, और इसमें दो कथन दे रखे हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। ये संस्था तो आपको पढ़नी है कि देश हितैषणी सभा कब बनी थी, किसने बनाई थी। दूसरा है, इस सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था, समाज का सुधार करना था। वो केवल कथन एक सत्य है, केवल कथन दो सत्य है, और न तो एक न दो सत्य है, दोनों कथन सत्य है। सुनिए, सबसे पहले हम बात करेंगे देश हितैषणी सभा की स्थापना जो हुई थी वह हुई थी 2 जुलाई 1870 को, और इसके जो अध्यक्ष थे वह कौन थे, मेवाड़ के शासक सज्जन सिंह थे। 2 जुलाई 1877 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, मेवाड़ के सज्जन सिंह थे। अब देखो क्या है, राजपूतों के अंतर्गत विवाह के अंतर्गत कई प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। उन प्रथाओं के ऊपर है जो खर्चा वगैरह अनाप शनाप लगता था, तो विवाह के अंतर्गत जो कई खर्चे इत्यादि जो लगाए जाते थे, उन खर्चों पे अंकुश लगाने के लिए, उन खर्चों को रोकने के लिए, उन कुप्रथाओं को रोकने के लिए इस संस्था की स्थापना की गई थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य था समाज का सुधार करना। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था। सबको विदित है, ठाकुर कुशाल सिंह या जयदयाल या मेहराब खान या राव राम सिंह ने। देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या है, ठाकुर कुशाल सिंह है। ठाकुर कुशाल सिंह की आप पढ़ते हो विशेष तौर पे है, तो एक तो नाम आता है कौन सा, पिथौरा का युद्ध आता है भाई, पाली के अंतर्गत है। एक चेलावास का युद्ध आता है, और एक कौन सा आता है, आवा का युद्ध आता है। यानी कि बिथोड़ा युद्ध पाली में, चेलावास पाली के अंतर्गत, आवा भी कहां पे, पाली में है। इस युद्ध के अंतर्गत कुशाल सिंह जीत गए थे, चेलावास में कुशाल सिंह जीत गए थे, और आवा के युद्ध के अंतर्गत है होम्स से दोस्तों ये हार गए थे, होम्स से हार गए थे। तब इन्होंने है सलूम्बर के अंतर्गत जाकर के रावत केसरी के पास शरण ली थी, और कोठारिया गांव में जाकर के रावत जोध सिंह के पास शरण ली थी। तो दोनों अंग्रेजों को, दोनों युद्ध में अंग्रेजों को हराने वाले थे, अंग्रेजों को भी हराया, जोधपुर सेना को भी हराया था ठाकुर कुशाल सिंह ने। आपको पता हो तो जोधपुर का जो सेनापति था कौन, ओनाड सिंह है, वो पहले युद्ध के अंतर्गत मारा भी जाता। ओके, और चेलावास को गोरों और कालों का युद्ध कहते हैं। 1857 की क्रांति में आपने पढ़ा भी होगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद चलते हैं, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था, किसने चंवरी कर लगाया था। ये तो सबको विदित ही है मेरे ख्याल से। बेटी की विवाह, बेटी की जब शादी होती है तो शादी के ऊपर या विवाह के अवसर पे जो कर लगाया जाता है उस कर को क्या बोलते हैं, चंवरी कर कहते हैं। तो चंवरी कर जो है दोस्तों, ये कब लगाया गया था, 1903 के अंतर्गत। इंपोर्टेंट ईयर है, चंवरी कर 1903 में लगाया गया था। और कौन से आंदोलन के तहत है, बिजोलिया के अंतर्गत है। और ये आंदोलन जो लगाया था ना, तो राव यहाँ पे पढ़ेंगे किसने लगाया था, ठाकुर कृष्ण सिंह ने है, ठाकुर कृष्ण सिंह ने लगाया था। और इसका जो टैक्स है 5 रुपए से लेकर के 13 रुपए तक का था, 5 रुपए से लेकर के 13 रुपए तक का टैक्स लिया जाता था। 1903 में लगाया था बिजोलिया के अंतर्गत। किसने लगाया था, कृष्ण सिंह ठिकाने ठाकुर ने लगाया था। ये है इंपॉर्टेंट बात क्या है, 1903 में बिजोल ये कर लगाया गया था। 1903 के अंतर्गत समसभा का अधिवेशन भी हुआ था। 1903 के अंतर्गत क्या हुआ था, चेतावनी चुंगठी रचना भेंट की गई थी, वो भी 1903 के अंतर्गत है। चेतावनी 1903 के अंतर्गत है, समसभा का अधिवेशन 1903 के अंतर्गत, 1908 में भी पढ़ेंगे आगे। और 1903 के अंतर्गत है, यहाँ पे हम पढ़ेंगे चंवरी जो कर है वो लगाया गया था कहाँ पे, बिजोलिया के अंतर्गत। कितने रुपए थी, 5 रुपए से लेकर के 13 रुपए तक इसमें कर लिए जाते थे। चंवरी कर बिजोलिया में है। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे पूछ ले इसको लेकर के 2 और प्रश्न हैं, कौन कौन से, राजस्थान में श्रृंगार चंवरी और राजस्थान में एक श्रृंगार चौकी। दोस्तों राजस्थान में श्रृंगार जो चंवरी है ना, तो वो कौन से दुर्ग में बनी हुई है, चित्तौड़गढ़ में है। श्रृंगार जो चौकी है वह कौन से दुर्ग में है, जोधपुर के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, महनसर क्यों फेमस है, महनसर क्यों फेमस है। तो बात आएगी महनसर को लेकर के। झुंझुनू का है महनसर दोस्तों, झुंझुनू का महनसर क्यों फेमस है, ये प्रश्न पूछा गया था। हालांकि ये प्रश्न भी हिंदी ग्रंथ का, सॉरी, राजस्थान अध्ययन किताब के अंतर्गत बहुत अच्छे तरीके से दे रखा है। महनसर है,
मैनसर गांव पड़ता है झुंझुनू के अंतर्गत है, सोने की चित्रकारी के लिए फेमस है, सोने की चित्रकारी के लिए फेमस। इसके अलावा महारानी मैनसर और भी फेमस है झुंझुनू की। राजस्थान की बात करते हैं तो शराब, राजस्थान की शराब जो क्वालिटी में प्रसिद्ध मानी जाती है, अच्छी मानी जाती है, तो वो कहाँ की मानते हैं, मैनसर झुंझुनू की है। और सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तो भी कौन सी है, मैनसर झुंझुनू है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है शिक्षा संत के रूप में, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का जन्म स्थान कहाँ पे है, बाणासन के अंतर्गत मेजर पढ़ेंगे, वो भी पीरू सिंह का नाम आता है। हरनावा गांव नागौर में है, यहाँ से संबंध है, या रामपुरा बेरी से है, या मंगलूना गांव से है। दोस्तों प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद जी का संबंध है लक्ष्मणगढ़ के मंगलूना गांव से है, और मंगलूना जो गांव पड़ता है कौन से जिले के अंतर्गत है, सीकर से है। मंगलूना गांव सीकर से दोस्तों इनका ताल्लुकात आता है। अब अगला अगला प्रश्न है भारतीय लोक कला मंडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोक कला मंडल की पहली बात करते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। और इसकी स्थापना किसने की थी, देवीलाल जी सांबर ने की थी, देवीलाल जी सांबर ने की थी। और बड़ी बात यह है कि भारतीय लोक कला जो मंडल है उसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, तो उदयपुर के अंतर्गत हुई थी। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि भारतीय लोक कला मंडल के द्वारा कौन सी मासिक पत्रिका है निकाली जाती है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना 1952 के अंतर्गत देवीलाल जी सांबर साहब ने की थी, उदयपुर में की थी। राजस्थान की लोक कला मंच का, राजस्थान की कठपुतली कला का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण केंद्र है, तो कौन सा है, भारतीय लोक कला मंडल है। और अब इसके पश्चात नेक्स्ट देखिए, अगला है किस महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में आयोजित होता है, तो किस कार्तिक महीने में, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहां पे लगता है। देखिए दोस्तों राजस्थान में चंद्रभागा का जो मेला लगता है, पहली बात ये कौन सी नस्ल का है, मालवी का है। राजस्थान में एक तो पढ़ेंगे चंद्रभागा का पशु मेला है, गोमती सागर का पशु मेला है, दोनों के दोनों जो मेले हैं वो मालवी नस्ल के हैं। चंद्रभागा भी है और कौन सा, गोमती सागर भी है। चंद्रमा की कांति, चंद्रमा की कांति कार्तिक पूर्णिमा को है, और लगता कहां पे दोस्तों, राजस्थान के अंतर्गत है झालरा पाटन, झालावाड़ में लगता है। तो ये मेला लगता है कहां पे, झालरा पाटन झालावाड़ में लगता है। 14 का कौन सा जाएगा, बी आ जाएगा है। नेक्स्ट चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ पर पहला जो डाक टिकट कब जारी हुआ था, तो 1949 में। राजस्थान की दोस्तों पहली जो डाक टिकट कितने रुपए की जारी हुई थी, 1 रुपए की है। राजस्थान की पहली जो डाक टिकट है 1 रुपए की 1949 में है। किस पे जारी हुई थी, विजय स्तंभ पे जारी हुई थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट, अकबर के द्वारा बनाया गया। देखिए अकबर ने मारवाड़ के राजाओं को अपने अधीन लाने के लिए 1570 के अंतर्गत है नागौर दुर्ग में दरबार लगाया था। नागौर दुर्ग में उसने जब दरबार लगाया ना, तो वहां पे उसने एक तालाब बनाया था। वो तालाब कौन सा, सुक्कर तालाब है। सुक्कर तालाब का निर्माण अकबर ने कराया था। और ये कौन से दुर्ग में दोस्तों, ये नागौर दुर्ग में है। नागौर दुर्ग सुन लीजिए क्यों खास है। सबसे पहली बात, राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसको बेहतरीन साफ सफाई के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला था, तो कौन सा, नागौर दुर्ग है। एक ऐसा दुर्ग जिसके बारे में कहा जाता है कि शत्रु सेना के द्वारा दागा गया गोला बारूद उस दुर्ग को टच किए बगैर, नुकसान पहुंचाए बगैर सीधा सा ऊपर से गुजर जाता था, तो कौन सा, नागौर दुर्ग। राजस्थान का वह दुर्ग जिसको बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए आगा खान अवार्ड मिला है। बेहतरीन स्थापत्य कला के लिए आगा खान जो अवार्ड मिला है, तो वह भी कौन सा है, नागौर दुर्ग है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, नागौर आ जाएगा है। इसके पश्चात है नेक्स्ट लोदरवा। लोदरवा देखिए भाई, जैसलमेर का फेमस क्या है, लोदरवा क्यों खास है, सिखों के लिए, गुर्जरों के लिए, जाटों के लिए, जैनियों के लिए। तो लोदरवा के जो जैन मंदिर है दोस्तों, राजस्थान में लोदरवा क्यों खास है, जैनियों के लिए। लोदरवा के जैन मंदिर बहुत ही बेहतरीन प्रसिद्ध माने जाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर के भाटियों की राजधानी भी कौन सी रही थी, लोदरवा रही थी है। लोदरवा बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है राजस्थान के अंतर्गत। लोदरवा जैन मंदिरों के लिए फेमस है, यहाँ पे इसको जैनियों के लिए इसका राइट आंसर आ जाएगा है। अब बात करते हैं साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था, साहिबुद्दीन है। देखिए कुछ चित्रकार इसने इसने नाम दे दिया साहिबुद्दीन, इसने नाम दे रखा है साहिबुद्दीन। एक है साहिब राम,
एक तो आगे कौन सा साहिबुद्दीन, और एक कौन सा है साहिब राम है, और एक कौन है साहिबा है, तीन है। देखिए भाई, साहिबा का संबंध तो कहां से है, अजमेर से है। साहिब राम का संबंध कहां से है, जयपुर से है। साहिबुद्दीन का संबंध कहां से है, मेवाड़ उदयपुर से। तीन बातें अलग अलग पढ़ेंगे है। तो साहिबुद्दीन मनोहर दो जोड़ियां थी। साहिबुद्दीन और मनोहर दो फेमस जोड़ियां थी, जो किसके दरबार में थी, महाराणा जगत सिंह के दरबार में थी। आरस रामायण है, आरस रामायण चित्र इन्हीं जोड़ियों के द्वारा बनाए गए थे, बहुत ही फेमस चित्र है। तो आरस रामायण है, भागवत पुराण है। आरस रामायण है, भागवत पुराण है, दोनों चित्र बनाए गए थे इन्हीं चित्रकारों के द्वारा, साहिबुद्दीन मनोहर के द्वारा। साहिब राम जयपुर का है, जिसने ईश्वरी सिंह का पोर्ट्रेट चित्र बनाया था। जबकि साहिबा महिला चित्रकार कहां से, अजमेर से हैं। जबकि कमला और इड़ाइची महिला चित्रकार है, तो वो कहां से हैं, तो वो नाथद्वारा से है। इसके बाद देखेंगे फल्गुबाई, राजस्थान की चरी नृत्य की बेहतरीन कलाकार। चरी नृत्य की बेहतरीन कलाकार कौन, फल्गुबाई है। फल्गुबाई किस नृत्य की है, चरी नृत्य की है। देखिए दोस्तों, इस चरी नृत्य की बात करेंगे तो सबसे पहले कौन सी जाति का है, गुर्जर जाति का। लेकिन कंफ्यूज कहां पे होंगे आप, चक्री में। आपसे पूछ रहे चक्री किन का नृत्य है, तो चक्री किस जाति का है, कंजर जाति का। जबकि चरी किस जाति का है, गुर्जर जाति का। पहली बात यह आ जाएगी। दूसरी बात है, ये नृत्य क्यों करते हैं, चक्री क्यों करते हैं। चक्री नृत्य करते हैं प्रियतम से श्रृंगार की चीजें मंगाने के लिए। जबकि चरी जो नृत्य किया जाता है तो अतिथि सत्कार के लिए। तो यह जो नृत्य होता है अतिथि सत्कार के लिए होता है। कि गुर्जर जाति में जब भी घर में कोई गेस्ट आते हैं तो उनकी महिलाएं उनका आदर सत्कार करती है, मेहमान नवाजी करती है। सिर के ऊपर कलश रखती है, घड़ा रखती है, और उसमें कपास के बीज डालती है, और उसमें आग की लपटें निकलती है, और उस गेस्ट के चारों ओर वो नृत्य करती है, झूमती है। और इसी वजह से ही ये नृत्य किया जाता है, चरी नृत्य, जिसकी बेहतरीन कलाकार कौन है, फल्गुबाई। नेक्स्ट इसके पश्चात है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से डिफरेंट है। आपको ये बताना है डिफरेंट कौन सा है। देखिएगा, तो निम्न में से जो डिफरेंट है ना, देखो खड़ताल, मसक, सहनाई, अलगोजा। सबसे पहले बात करूंगा अलगोजे की। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, और रामनारायण चौधरी जयपुर के नाक से नक्सीर अलगोजा बजाने में फेमस है। धोंदे खान का नाम भी नाम आता है, धोंदे खान भी है, रामनारायण चौधरी जी का भी नाम आता है। बेहतरीन कलाकार है, अलगोजे के हैं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है। मसक है, मसक इसके ऊपर बकरी की खाल का पर्दा चढ़ा होता है, बगल में दबाते हैं और एक पाइप होती है मुंह में रख करके उसको साउंड देते हैं, तो हवा वाला है, फूंक लगाते हैं फूंक से। तो ये भी किस में आ गया, सुशीर में है। अलगोजा सुशीर का हो चुका है। सहनाई आवाज से सुशीर का ही जाएगा। जबकि खड़ताल में क्या है, लकड़ी की वो खपचियों के बीच में धातु की खपचियां होती है, तस्तरियां होती है, जिनको आपस में टकराते हुए बजाया जाता है। हम कह सकते हैं ये सुशीर का है, सुशीर का। जबकि यह जो वाद्य यंत्र है वह किस श्रेणी का है, धन श्रेणी का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अभी हाल ही में राजस्थान का चर्चित एक व्यक्ति जिनका नाम है गाजी खान बरनी, गाजी खान जी का संबंध भी किससे है, खड़ताल से है। और इसके अलावा राजस्थान में सद्दीक खान मांगणियार का संबंध भी किससे है, खड़ताल से, जो बाड़मेर के। लेकिन गाजी खान जी कहां से हैं, जैसलमेर से हैं। इनको वेंकैया नायडू के द्वारा पुरस्कार दिया गया था संगीत नाटक अकादमी का। आगे प्रश्न आया भी हुआ ये है। और हम बात करते हैं इसके जो अतिरिक्त है, एक राजस्थान में पर्यटन विभाग आरटीडीसी, राजस्थान में आरटीडीसी का जो खड़ताल होटल है ना, तो वह कहां पर है, बाड़मेर में है। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो खानता ठाकुर की कमेटी की सिफारिश पर गठित की गई थी 1978 के अंतर्गत, और 1 अप्रैल 1979 को आरटीडीसी ने प्रभावी हो गई थी। और आरटीडीसी का राजस्थान में खड़ताल होटल कहां पे, बाड़मेर में। खड़ताल किस कैटेगरी का, घन श्रेणी का है। खड़ताल के कलाकार कौन आगे, गाजी खान बरनी आगे, जिनको संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार वेंकैया नायडू जी के द्वारा दिया गया था दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट इसके, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास हो गया था। प्रताप सिंह बारट को कौन से षड्यंत्र में जेल हुई थी, सिंपल सा उत्तर है इसका, तो वो है बनारस षड्यंत्र मुक्ति के अंतर्गत इसका राइट आंसर माना गया है। अब देखिएगा, ये वही है प्रताप सिंह बारट जिन्होंने कहा कि मेरी माताएं रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं को कुर्बान नहीं कर सकता, नहीं मार सकता है। इसके अलावा इनको फांसी की सजा हुई थी, बरेली के अंतर्गत वहां फांसी दी गई थी है।
और कहते हैं कि इनकी फांसी जब दी जा रही थी, इतने इनको ऊपर यातना हुई थी, इतने चोट आघात इन्होंने सहन किए थे कि वहां के अंग्रेज अधिकारी कौन थे, क्लीवलैंड है। इन्होंने कहा था कि मैंने आज तक इतना कठोर हृदय का, पत्थर दिल का लड़का नहीं देखा। वो कौन थे, प्रताप सिंह बारठ थे। नेक्स्ट है, अब आभूषण दे रखे आपको और इनमें से आभूषण दे दिया और अंग दे दिया, निम्न में से एक ऐसा जोड़ा है जो बेमेल है, देखना है वो बेमेल जोड़ा कौन सा है। सुरलिया। देखो दोस्तों, आभूषण की मैंने ट्रिक कराई है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में आपको आभूषण की ट्रिक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो, आभूषण की ट्रिक भी है। तो सुरलिया है, सुरलिया कहाँ का है, कान का है, सुरलिया कान का है। तिमणिया गले का है, कोई दिक्कत नहीं है। रमझोल और तगड़ी, तगड़ी सबको पता है कमर का है ही, कहीं दिक्कत नहीं। देखो रमझोल की बात करते हैं तो कोई भी जो नर्तक होती है, नर्तक की बात करते हैं, नर्तक होती है, उसकी पैर की जो पिंडलियां हैं, पैर की पिंडलियों में क्या कहते हैं कि चमड़े का एक पट्टा सा पैर की पिंडलियों में बंधा होता है, उस चमड़े के पट्टे के ऊपर है ऐसे धातु के घुंघरू बंधे होते हैं, धातु घुंघरू बंधे होते हैं जो आपस में टकराते हैं तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो हम कहेंगे आभूषण बन गया कहाँ का, ये पैर का, पैर का तो आभूषण बन गया। लेकिन ये वाद्यंतर भी है ना, अब ये वाद्यंतर में भी आता है। रमझोल कौन सी कैटेगरी का वाद्यंतर है, ढोल जिसमें धातु आपस में टकराती है, धातु में आपस में टकराती है, इसलिए ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, घन श्रेणी का है। आभूषण कहाँ का आ गया, पैर का। तो एक पंथ दो काज इसके काम हो गए हैं। अब देखो श्रीधर अंगारे, अंगारे श्रीधर अंगारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है, तो वह है किशनगढ़, शाहपुरा, उनियारा, देवगढ़ है। देखिए दोस्तों, बात करेंगे देव, देव के द्वार, देव के द्वार, द्वारिकादास चुंडावत, और अंगारा किसने कर दिया, श्रीधर अंगारे ने, श्रीधर अंगारे ने। चलो ज्वाला कर दिया यहाँ पे, देव के द्वार। तो देवगढ़ जो शैली है ना, इसकी शुरुआत हम कह सकते हैं, उद्भव कह सकते हैं किसके टाइम, द्वारकादास चुंडावत के टाइम है। जबकि इस शैली का जो स्वर्णिम काल माना जाता है वो किसका माना जाता है, श्रीधर अंगारे का है। एक प्रश्न और पीछे पूछा गया था, देवगढ़ शैली है यहाँ पे भित्ति चित्रों के लिए फेमस जगह कौन सी है, तो हजारा की गुफा यहाँ फेमस मानी जाती है। देवगढ़ शैली में 3-4 डिफरेंट नाम देखने हैं, जैसे कि हरचंद है, बक्ता है, नंगा है। ये किस, बक्ता है, हरचंद है, नंगा है, तो ये किस शैली के चित्रकार हैं, तो वो आ जाएंगे देवगढ़ शैली के चित्रकार हैं। देवगढ़ शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है और देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है श्रीधर अंगारे को है। इसके बाद नेक्स्ट है, देवियां दे रखी है, उनको जोड़ना है उनकी जाति विशेष। देखिए भाई, सबको पता है करणी माता किन की है, चारण जाति की कुल देवी है, तो राइट आंसर कौन आ गया, अभी 4 नंबर आ गया है। और सकरागर फिर भी आपको नहीं मालूम है, वैसे खंडेलवाल जाति की है, 3 आ गया। और आई माता, आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर के अंतर्गत है और रामदेव जी की शिष्या रही आई माता जी है। और किन की कुल देवी है, सिरवी जाति जो क्षत्रिय जाति है इनकी कुल देवी है। 4, 3, 2। और नारायणी माता किन की है, नारायणी नाइयों की है, नारायणी नाइयों की है। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 है। राइट आंसर कौन सा जाएगा, इसका सी आ जाएगा, राइट आंसर सी है। नेक्स्ट इसके बाद में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के अंतर्गत। अगर ऑप्शन में एक ऑप्शन, एक खंड और दे देता ना यहाँ पे कि 10वां खंड है और 13वां खंड है और 14 खंड है, तो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती। सुनिएगा, थोड़ा इस बारे में समझना जरूरी है। आगामी एग्जाम में ऐसा कोई एग्जाम हुआ गया नहीं जिसमें ये ऐसा प्रश्न न मिला हो। लगभग हर पेपर के अंतर्गत दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बीजी साहब विजयदान जी देवथाने हैं। पातारी जो फुलवारी है ये रचना है किसकी, बीजी की है, जिनको प्यार से निकनेम के तौर पे बीजी कहा जाता है। और दूसरी बात है, इन्हें राजस्थान का शेक्सपियर कहते हैं। राजस्थान का शेक्सपियर किसे कहते हैं, विजयदान जी देथा को कहा जाता है। राजस्थान के एकमात्र ऐसे साहित्यकार हैं जिनका नोबेल पुरस्कार के लिए नाम नॉमिनेट हुआ था, लेकिन नोबेल पुरस्कार मिला नहीं, लेकिन नॉमिनेट या नामित किया गया था विजय सिंह पथिक साहब को है। इन्होंने लिखी थी बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी पढ़ेंगे तो इसमें खंड पढ़ेंगे कौन सा, 10वां, खंड पढ़ेंगे कौन सा, 13वां, और खंड पढ़ेंगे कौन सा, 14वां। 3 प्रश्न इसके अंतर्गत डिफरेंट है। सुनिएगा, अब बात करते हैं सबसे पहले आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए 14,
तो इसकी बात करते हैं, इसके कुल कितने मूल खंड हैं? तो भाई इसके कुल मूल खंड कितने हैं? 14 हैं। लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBSC, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर, ये क्या मानती है? इसको किताबों में राजस्थान ध्यान में 13 खंड मानती है, जबकि मूलतः इसके 14 खंड है। इसमें 14 आ रखे हैं, कितने खंड है? 14 खंड है। लेकिन ये प्रश्न में ये देता कि बातारी फुलवारी के कौन से वे खंड को साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला नई दिल्ली के द्वारा? 10वां खंड है। 10वें खंड को पुरस्कार मिला है, और ये पुरस्कार कब मिला था? 1974 के अंतर्गत। कौन सी संस्था के द्वारा मिला है? तो साहित्य अकादमी के द्वारा है। तो मूल खंड 14 है, राजस्थान अध्ययन में 13 दे रखे हैं। पुरस्कार किसको मिला है? 10वें खंड को पुरस्कार मिल चुका है। नेक्स्ट है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, इनका संबंध किस संप्रदाय विशेष से है? तो जयपुर के राजाओं ने गौड़िया संप्रदाय को अपना प्रधान माना था। गौड़िया संप्रदाय के जो गोविंद देव जी है, इनको अपना अपना स्वामी मान के पूछते थे, और स्वयं कहते थे कि हम गौड़िया, हम गोविंद देव जी के दीवान हैं, और हमारे स्वामी है वो कौन है? गोविंद देव जी है। गौड़िया संप्रदाय है। नेक्स्ट है केसरी सिंह जी बारठ ने चेतावनी चुंगठ रचना किसको संबोधित करके लिखी थी? बात आएंगे जब एडवर्ड सप्तम का राज्यारोहण किया जा रहा था, 1903 के अंतर्गत है। तो लॉर्ड कर्जन ने चिट्ठियां भेजी थी अपने अधीनस्थ है राजपूत राजाओं को या समकक्ष राजाओं को बुलाने के लिए, और वही चिट्ठी प्राप्त हुई थी मेवाड़ के किसको? महाराणा फतेह सिंह को। तो ये दिल्ली के लॉर्ड कर्जन के दिल्ली के दरबार में भाग लेने जा रहे थे, तो इनको चेतावनी चुंगठ रचना भेंट की थी। कब? 1903 में। वहां अपने पीछे पड़ा था कि जो चौवरी कर लगा था वो कब? 1903 में है। समसभा का अधिवेशन कब का? 1903 के अंतर्गत है। तो चेतावनी चुंगठिया है, इसमें कुल सोरठे कितने थे? 13 सोरठे थे। आपसे सोरठे भी पूछ सकते हैं। 13 सोरठे थे। भेंट कब की? 1903 में है। किसको भेंट की थी? महाराणा फतेह सिंह को भेंट की थी। और भेंट करने वाले कौन है? केसरी साहब जी बारहट है। नेक्स्ट है जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, कौन सा है? बिश्नोई संप्रदाय का है, दादू संप्रदाय का है, या रामसनी संप्रदाय का है, या फिर नाथ संप्रदाय का है? ये किस संप्रदाय विशेष का है बताएंगे? देखो जोधपुर का महामंदिर, देखिए भाई जोधपुर का जो महामंदिर है ना, इसका जो निर्माण कराया था मानसिंह ने कराया था। मानसिंह को उत्तराधिकार की गद्दी नहीं मिली थी, तो ये चला गया था आयसनाथ के शरण में। तो आयसनाथ ने इसको कहा था कि भविष्य में जाकर के तू मारवाड़ का राजा बनेगा। उसकी भविष्यवाणी सिद्ध हो गई थी, तो उसने नाथों के लिए अच्छे अच्छे काम किए थे। इसी वजह से ही मानसिंह को सन्यासी राजा भी कहा जाता है। मानसिंह ने ही मंडोर में महामंदिर का निर्माण कराया था, जिसको वीरों की साल भी कहते हैं, मंडोर को है। महामंदिर राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल या कोठी कहलाती है, जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का जो मंदिर है ना, वो है हेरम्बर गणपति का मंदिर है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है। तो महामंदिर राजस्थान में किस संप्रदाय विशेष का है? तो ये नाथ संप्रदाय का केंद्र है। जबकि नाथ संप्रदाय की हम बात करते हैं, जो मंदिर एक और है जालोर में, तो वह कौन सा है? सीरे मंदिर भी है। नाथ संप्रदाय का एक मंदिर है, प्रधान मंदिर सीरे मंदिर। और ये सीरे मंदिर का संबंध है कौन से जिले विशेष से है? जालोर से है। ये महामंदिर नाथ संप्रदाय का है। इसका निर्माण किसने कराया था? मान सिंह ने कराया था। देखो बड्ढार क्या है, यह पूछ रहा है बड्ढार। अक्सर मैं दो फैक्ट डालता हूं, एक बड्ढार भी है, एक बड्ढेर भी है, ताकि बच्चे कंफ्यूज न रहे। बड्ढार और बड्ढेर, विवाह पर आयोजित भोजन, राजस्थान की एक जनजातीय, अंत्येष्टि की क्रिया, या राजस्थान की एक झील। देखो भाई लड़के वालों के यहाँ पे जब लड़के की शादी होती है ना, तो छोरों वालों के, लड़की वालों के यहाँ पे जो पार्टी होती है, भोजन प्रीति भोज होता है, उस भोजन को क्या बोल देते हैं? बड्ढार का भोज है। ध्यान दीजिए, नुक्ता आ जाए तो किसी की मृत्यु भोज पे भोजन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? नुक्ता कहते हैं। जबकि विवाह के अवसर पे, लड़के वालों के विवाह के अवसर पे जो भोजन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बड्ढार कहते हैं। अब बात करते हैं आई माता का जो मंदिर है ना, जहां पे थान की बात करते हैं, तो खाली एक स्मारक मजार टाइप बनी हुई है। और आई माता का जो थान है, तो मंदिर है, तो आई माता जी का जो मंदिर है ना, आई माता जी का जो मंदिर है, मंदिर को तो क्या बोलते हैं? दरगाह कहते हैं। और आई माता जी का जो थान है, थान को क्या बोलते हैं? बढेर कहते हैं। सिंपल सी याद बात करने की ट्रिक है। देखो थान है, थान के ऊपर प्रसाद चढ़ाते हैं, तो प्रसाद की
ढेरी लग जाती है, प्रसाद की ढेर लग जाती है। ढेर, ढेर, ढेर थान के ऊपर, मतलब माता का थान क्या बढेर है, जबकि लड़के वालों के यहाँ पे जो भोजन देते हैं शादी का उसको क्या बोलते हैं, बढार कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में, निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है, उसमें ग्रंथ दे रखे हैं, इनमें से एक जोड़ा गलत है। देखो भाई, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी है। हमीर महाकाव्य किसने लिखा था, नयन चंद्र सूरी ने, संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। वंश भास्कर, वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल जी मिश्र ने, जबकि पूरा किसने किया था इसको, मुरारी दान ने पूरा किया था। मुरारी दान इनका गोद लिया बेटा था। कुवल्यमाला किसने लिखा था, उद्योतन सूर्य ने लिखा था। लेकिन बड़ी बात करते हैं कि इसने राजस्थानी भाषा को क्या नाम दिया था, मरु भाषा नाम दिया था। बड़ी बात क्या है कि ये दुर्ग इसने कहाँ बैठ के लिखा था, जालोर के दुर्ग में बैठ के लिखा था। बड़ी बात क्या है कि इसने इस ग्रंथ में कुल कितनी भाषाएं बताई है, तो इस ग्रंथ में उसने कुल 18 देसी भाषाओं का भी उल्लेख किया है। जब यह बात आती है पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज विजय की बात करेंगे तो यह जो लिखा था जलहन है जयानक भाट ने लिखा है, न कि चंद बरदाई ने लिखा है। इसका राइट आंसर है ये आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है कौन है, मितेश निर्मोही। इसका राइट आंसर है मितेश निर्मोही। प्रश्न दोस्तों 2 बार आ चुका है, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, मोस्टली 3rd ग्रेड और CET+2 वाले इसको अच्छे से देख लीजिएगा, आगामी एग्जाम में प्रश्न छप सकता है। नेक्स्ट जनजातियों का आ गया भाई, देखिए भील जनजाति में पुरुष कमर पे जो वस्त्र लपेटते उसे क्या बोलते हैं, जामा की बात करूं, जामा क्या है, युद्ध के समय पहनते हैं। जामा एक पैजामा होता है जो युद्ध के समय पहनते हैं। जामा एक पैजामा है, युद्ध के समय पहना जाता है। कच्छावू, भील जनजाति की जो महिलाएं हैं उन महिलाओं का जो घाघरा उसे क्या बोलते हैं, कच्छावू कहते हैं। पोत्या, पोत्या है। भील पुरुषों का जो साफा होता है सिर का उसे क्या बोलते हैं, पोत्या कहते हैं। होइतु होती है कमर का, कमर पर लपेटी जाने वाली एक लंगोटी, लंगोटी कह सकते हैं, कमर पर लपेटी जाने वाली लंगोटी या फालू टाइप वस्त्र होता है, उसे क्या बोलते हैं, खोइतु कहते हैं। राइट आंसर क्या आ जाएगा, खोइतु है। 4 हाथ वाले देवता है, 4 हाथ वाले उनको देवता भी कहते हैं, केहर भी कहते हैं, कमध्वज भी कहते हैं, अस्त्र शस्त्र का ज्ञाता भी कहते हैं, योगासन का ज्ञाता भी कहते हैं, बाल ब्रह्मचारी भी कहते हैं, शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। वो है वीर कलाजी राठौड़। राजस्थान की हाल ही में लेटेस्ट एक डाक टिकट जारी हुई है, आपको बताना है कि वीर कलाजी राठौड़ के ऊपर कितने रुपए की और कब डाक टिकट जारी हुई थी, प्रश्न छप सकता है। ये भी है, ये जो देवता कौन से हैं, वीर कलाजी राठौड़ है। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किसी सूफी संत के सिलसिले के से थे। दोस्तों एनसीईआरटी के अंतर्गत इनका जो दे रखा है आंसर, और अधीनस्थ बोर्ड ने जो माना है वो क्या माना है, सुहरावर्दी माना है। एनसीईआरटी में भी ये दे रखा है। और इनकी जो दरगाह है बनी है, तो बाजार बनी कहाँ पे बनी है, सांवला गांव में बनी है। सांवला गांव का हम पर दोस्तों नागौर के अंतर्गत है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के परम शिष्य थे ख्वाजा साहब ने इनको तारकिन का सुल्तान, सुल्तानों का सुल्तान भी कहा था। और कहते हैं कि भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद दूसरा जो बड़ा उर्स लगता है तो किसका लगता है, हमीमुद्दीन नागौरी का लगता है, जिनको तारकिन का सुल्तान, सुल्तानों के सुल्तान, सन्यासियों का सुल्तान भी कहा जाता है। ओके, सुहरावर्दी संप्रदाय है। नेक्स्ट है मलिक साहब की मस्जिद है, मीरान साहब की मस्जिद है, या बात करते हैं इसके अलावा मिठे साहब की मस्जिद है। कुछ प्रश्न कंफ्यूज करेंगे आपको, है चल फिर साहब की मजार मस्जिद है। राजस्थान में मलिक साहब की दरगाह या मलिक साहब की जो मस्जिद है जालोर के दुर्ग में है। मलिक साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में दोस्तों, जालोर के दुर्ग के अंतर्गत आ जाएगी। मिठे साहब की पढ़ेंगे तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद में कुछ प्रश्न इंडिया वाले हैं तो आपके आने ही नहीं है, तो इसको मैं टिप्पी कर रहा हूं। देखो ये प्रश्न काम का है, भारत की पहली जैतून की रिफाइनरी राजस्थान में कहां पे स्थापित की गई है। देखो जैतून ऑलिव ऑयल या जैतून ऑलिव ऑयल जो रिफाइनरी है ये स्थापित कहां पे हुई है, लूणकरणसर में स्थापित की गई है। 3 रिफाइनरी देखिए सुनिएगा, पथमेड़ा जालोर में गौमूत्र की रिफाइनरी है। राजस्थान की तेल रिफाइनरी कहां पे, पंचभद्रा बाड़मेर के अंतर्गत, गौमूत्र की पथमेड़ा जालोर में है, जैतून के तेल की कहां पे, लुणकरणसर में है। पानी के इंजन कहां के फेमस है, लुणकरणसर में है। राजस्थान का राजकोट कौन सा दोस्तों, तो लुणकरणसर है, बीकानेर है।
भारत में सर्वाधिक रागी है तो कर्नाटका है, तो आपके वैसे काम का नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद में है, अब ये सुन लीजिए 46 क्वेश्चन आपके काम का है। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कछारी मृदा पाई जाती है। दोस्तों, ये टॉपिक मिट्टी का मैंने यूट्यूब भी करा रखा है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों के द्वारा मिट्टी के 5 वैज्ञानिक नाम बताए गए थे, वो नाम है। राजस्थान के कृषि विभाग के द्वारा जो मिट्टी के प्रकार बताए गए थे, और इसके अलावा है आईसीआर के द्वारा मिट्टी के जो प्रकार बताए गए, कितने खंड वगैरह हैं, वो आपको वीडियो मैंने करा रखे हैं। हालांकि मिट्टी का टॉपिक भी मैंने डाल रखा है, कछारी मृदा कहाँ पे है। तो राजस्थान के किन जिलों में कछारी मृदा पाई जाती है। दोस्तों, राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर कौन सा जगह, कोटा और बूंदी इसका राइट आंसर है, कोटा और बूंदी है। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात है, ये प्राइमरी की के अंतर्गत बात करेंगे, राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम है या राष्ट्रीय औसत 6 बिंदु अधिक है। राजस्थान की बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ में है, राष्ट्रीय औसत से 6 बिंदु कम है या 6 ज्यादा है, या राष्ट्रीय जो औसत है उससे 15 बिंदु कम है, या राष्ट्रीय औसत से 21 बिंदु कम है। प्राइमरी की के अंतर्गत इसका राइट आंसर क्या माना गया है, ए माना गया है कि राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम इसके अंतर्गत दे रखे हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अगला, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आरएस 2015 में प्रीवियस प्रश्न पूछा जा चुका है। ये है, कौन सा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में एसटी अनुसूचित जनजाति, देखिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान की टोटल ऑल ओवर जनसंख्या है, उसमें एसटी कितने हैं, 92.38 लाख है, 92.38 लाख इनकी पॉपुलेशन है, शेड्यूल ऑफ ट्राइब्स की है, जनजाति की है। और बात करेंगे प्रतिशत की बात कर लें, आपसे पूछे राजस्थान की टोटल जनसंख्या के अंतर्गत है, तो राजस्थान की टोटल 100% जो आबादी है ना, उसमें एसटी और एससी तो याद करने हैं। एसटी की बात करेंगे तो 13 पॉइंट कितनी है, 5% है, और 17.8% क्या है, एससी है। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13.5% है एसटी। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे छप सकता है ये है। और अनुसूचित जनजाति का जो लिंगानुपात है तो वह कितना है, 948, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात 948। राजस्थान में बनास नदी के ऊपर इसरदा बांध परियोजना बनाई गई है, तो टोंक सवाई माधोपुर कोटा 12 झालावाड़ 12 डूंगरपुर बांसवाड़ा जाती नहीं है, जाती नहीं है, जाती नहीं है, कहां पे है, टोंक सवाई माधोपुर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सम्मिलित नहीं है। पठार दे रखे हैं डिफरेंट, कौन सा, देखो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार माउंट आबू में सबसे ऊंचा पूछे तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उड़िया का पठार, राजस्थान में उड़िया का पठार है कितना ऊंचा, 1360 मीटर, 1260 मीटर, 1060, तो 1060 हम ईस्वी की बात करेंगे, 1260 ईस्वी की बात करेंगे, 1360 मीटर की बात करेंगे। देखो दोस्तों, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, जो ऊंचा होता है वो उड़ता है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1360 मीटर है, सिरोही में माउंट आबू में सही है। दूसरी बात करते हैं, इससे 100 साल बैक चलेंगे, 1260 ईस्वी की बात करते हैं, 1260 ईस्वी में मेवाड़ का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ चित्रित हुआ था, इसका नाम क्या था, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है। और फिर 200 साल बाद और 1060 के अंतर्गत है दशैव कालिक सूत्र चूर्णी चित्रित ग्रंथ चित्रित हुआ था, कहां पे, जैसलमेर के अंतर्गत, जो राजस्थान का ज्ञात सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ है। नेक्स्ट इसके बाद में है भाकर, देखिए पूर्वी सिरोही के अंतर्गत है, तीव्र ढलान वाली जो पहाड़ियां हैं वो काम वो कहलाती है भाकर, ध्यान दीजिएगा, भाकर पहाड़ियां सिरोही के अंतर्गत है। राजस्थान में भाकर बाबूजी का मेला सिरोही में लगता है, ग्रासियों का है। राजस्थान में भाकरपाटा तहसील कहाँ पे, सिरोही के अंतर्गत है, भाकरपाटा तहसील सिरोही में, भाकर बाबूजी का मेला सिरोही में पूर्वी क्षेत्र में तीखी ढलान वाली जो पहाड़ियां हैं उनको क्या बोलते हैं, भाकर कहते हैं। राजस्थान के अंतर्गत लसाड़िया, देखिए भाई जो जैसमंद झील है, जैसमंद झील के उत्तर और पूर्व में जो कटापटा पठार फैला है उसको क्या बोलते हैं, लसाड़िया का पठार। ये राजसमंद में नहीं है, ये उदयपुर में है, जैसमंद में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, राजस्थान के अंतर्गत आपसे पूछ ले, लसाड़िया का जो आंदोलन चलाया था, तो लसाड़िया आंदोलन के संचालनकर्ता कौन थे, संत मावजी थे, जिन्होंने आदिवासियों में बिल्लों में छुआछूत को दूर करने के लिए लसाड़िया आंदोलन चलाया था। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक है, जबकि भोमट का पठार सिरोही, उदयपुर और डूंगरपुर तक फैला हुआ है।
इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी ही आएगा, राइट आंसर है। नेक्स्ट इसके बाद में, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इनसेप्टिसोल देखो मृदा पाई जाती है। सिंपल सी मैं ट्रिक बताता हूं कि राजस्थान में वैसे मैंने इसकी एंटीसोल है, इनसेप्टिसोल्स है, वर्टिसोल्स है, सारी ट्रिक से बता रखी है। हार्ड होती वर्टी, हार्ड होती वर्टी, हार्ड होती वर्टी, हार्ड होती में कौन सी, वर्टिसोल्स है। अल्पिसोल्स पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत है। अब बात आती है राजस्थान के अंतर्गत है इनसेप्टिसोल्स है। देखो दोस्तों, राजस्थान में जहां पे वन ज्यादा है, वन कहां पे ज्यादा है, उदयपुर में, अरावली के क्षेत्र में। अरावली में घने वन जंगल वगैरह हैं। जंगलों के अंतर्गत आप लोगों को छोड़ दे तो आप खुद को सेफ फील करोगे या अनसेफ फील करोगे, उस क्षेत्र में हम स्वयं को अनसेफ फील करेंगे। राजस्थान का जहां पे पहाड़ियों का क्षेत्र विशेष आ जाता है, जैसे कि पाली है, भीलवाड़ा है, सिरोही है, ये पर्वत पहाड़ी का क्षेत्र है जहाँ पे पहाड़ियां हैं, जंगल है ना, तो वहां पे हम अनसेफ फील करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इनसेप्टिसोल्स मृदा कहाँ पे, पाली, भीलवाड़ा, सिरोही के अंतर्गत है। जयपुर 2 साल और अल्पिसोल्स है, यहाँ पे एंटीसोल्स आ रही है, यहाँ पे वर्टिसोल्स आ रही है। अब खनिज में कौन सा खनन क्षेत्र निम्न से डिफरेंट है। राजस्थान में रॉक फास्फेट की बात करेंगे, धामरकोटा, उदयपुर, जहां से रॉक फास्फेट है, देश का सबसे बड़ा क्षेत्र यहाँ पे माना जाता है रॉक फास्फेट का है। मैंगनीज है, देखो मैंगनीज, मैंगनी ट्रिक इसकी मैं बताता हूँ, वैसे याद कराई दूं आपको। लोहार, मैंगनी, तलकर, लिल्ली करे, लिल्ली करे। लोहार से क्या पढ़ेंगे, लोहारिया। मैंगनी से क्या बोलेंगे, मैंगनीज। तल से तलवाड़ा, लिल्ली से लीलवाणी करे। लिल्ली करते हैं तल करके तो काली पड़ जाती है, तो वास में क्या आएगा, काला खूंटा आएगा। मैंगनीज का ये कोई दिक्कत नहीं है। तांबड़ा, तांबड़ा होता है रक्तमणि है, रक्तमणि तांबड़ा। तांबड़ा की जो खान है राजमहल टोंक में है ना कि काला गुमान में है। देखो काला, काल से बचाया था, काल से बचाया था, किसने बचाया था, पन्ना धाय ने बचाया था। पन्ना धाय ने बचाया था, किसको बचाया था, उदय सिंह को, उदय सिंह को। राजस्थान में पन्ना की जो खान, पन्ना की जो खान जिसको क्या बोल देते हैं, हरिअग्नि कहते हैं, हरिअग्नि कहते हैं, पन्ना जिसको हरिअग्नि कहते हैं, इसकी खान काला गुमान उदयपुर में 1943 में खोजी गई थी। काला गुमान आजकल उदयपुर में नहीं है। काला गुमान अब कहां पड़ता है दोस्तों, तो अब पड़ता है राजसमंद में है। जबकि तांबड़ा में, तांबड़ा खान है वो कहां पे, राजमहल टोंक के अंतर्गत है। इसका राइट आंसर सी आ जाएगा है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में, 12 जिले में, सिंपल सा ही है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पे, 12 में है। सांपों की शरण सतली 12 जिले में है। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। राजस्थान का सबसे बड़ा तो शुष्क पश्चिम मैदानी क्षेत्र है, अति शुष्क आंशिक क्षेत्र है, या आंतरिक प्रवाह का शुष्क क्षेत्र है, या उप आर्द्र दक्षिणी मैदान है। फोर्थ ए है या फोर्थ, इसके फर्स्ट ए है या फर्स्ट बी है, फर्स्ट सी है। इसका राइट आंसर कौन सा जाएगा, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फर्स्ट सी देते हैं। तो देखिए साथियों, बात करते हैं तो इसके अंतर्गत राजस्थान का जैसलमेर जिला है, बीकानेर जिला है और चूरू जिला है। हालांकि मैंने पूरे मैप के अंतर्गत राजस्थान की कृषि जलवायु खंड समझा रखे हैं, अगर आप क्लास में देखेंगे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी, वहां समझ में आ जाएगा आपको। सबसे बड़ा है। और B3 पवन ऊर्जा परियोजना है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पवन ऊर्जा की स्टार्टिंग में 3 प्लांट लगाए गए थे। कौन कौन से, एक तो थे अमर सागर, एक था देवगढ़ और एक कौन सा था, B3। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा का प्लांट तो कहां में, अमर सागर जैसलमेर में है। फिर देवगढ़ के अंतर्गत स्थापित किया गया था। ध्यान दीजिएगा, अब देवगढ़ जो शैली है ना वो तो कहां पे, राजसमंद में है। जबकि देवगढ़ पवन ऊर्जा का जो प्लांट लगाया गया था वो कहां पे, प्रतापगढ़ में। कंफ्यूज करेगा। देवगढ़ शैली जिसको नया लुक जो दिया था श्रीधर अंगारे ने दिया था, वो राजसमंद में है जहां पे अजारा की गुफा बनी हुई है। लेकिन देवगढ़ पवन ऊर्जा का जो प्लांट है वो कहां पे, प्रतापगढ़ में है। ध्यान दीजिए इस बात को। नेक्स्ट है B3 फलोदी जोधपुर में है। B3 फलोदी जोधपुर में है, तो B3 पवन ऊर्जा प्लांट है फलोदी जोधपुर में, यहाँ पे आ जाएगा है। नेक्स्ट इसके बाद इसके डाउन होने वाली बैटरी जी। इसके बाद चलते हैं आगे। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या का घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है। जैसल 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 जैसल, सभी में जैसलमेर तो आ ही रहा है। बाड़मेर बाड़मेर, पाली पाली, जोधपुर बीकानेर, बाड़मेर जोधपुर है। देखिए दोस्तों, हम बात करूंगा सबसे इसके अंतर्गत है, तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। देखिए जैसलमेर में क्या है, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाड़मेर में 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बीकानेर में 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
राइट आंसर कौन सा जाएगा? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर यहाँ पे आ जाएगा है। नेक्स्ट, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति। देखिए राजस्थान राज्य पर्यावरण जो नीति है वह कब जारी हुई थी? राजस्थान राज्य 8 में, 13 में, 10 में, 18 में। देखो राजस्थान की वन नीति नहीं है, वन नीति 1952 में संशोधित 1988 में हुई थी, वो नहीं है। इको टूरिज्म नीति भी नहीं है, ये राजस्थान की पर्यावरण नीति है। और दोस्तों ये फरवरी 2010 में जारी हुई थी। राजस्थान की जो पर्यावरण नीति है ये जारी हुई थी फेब 2010 में, और यह नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का है फर्स्ट राज्य है, पर्यावरण नीति है। और राजस्थान के पर्यावरण जो पार्क है दोस्तों, राजस्थान में आपसे पूछे पर्यावरण जो पार्क बना हुआ है वह कहां पर है? वो है सोजत पाली के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत पर्यावरण जो वैज्ञानिक गुरु जाम्बो जी है ही, राजस्थान में प्रकृति जो प्रेमी है तो वो कौन है? तल्लीनाथ जी है। राजस्थान में प्रकृति जो पार्क बनाया गया है, नेचर जो पार्क बनाया गया है, तो वो कहाँ पे? चूरू जिले के अंतर्गत है। प्रकृति पार्क चूरू में है, प्रकृति प्रेमी तल्लीनाथ जी है, पर्यावरण वैज्ञानिक जाम्बो जी है, पर्यावरण पार्क सोजत पाली में है। पर्यावरण नीति राजस्थान की कब जारी हुई थी? फेब 2010 में जारी की गई थी, फरवरी 2010 में जारी की गई थी। और यह नीति जारी करने वाला राजस्थान देश का फर्स्ट स्टेट है, ध्यान दीजिए। और 2013 में क्या है? कृषि नीति जारी की गई थी, और राजस्थान कृषि नीति जारी करने वाला देश का भी फर्स्ट स्टेट है। 2013 के अंतर्गत पहली कृषि नीति जारी हुई थी। एग्जाम में आ सकता है आगे प्रश्न ये। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? मैं जिला बता दूं आपको, भीलवाड़ा, उदयपुर मेन मानते हैं इसका, बस मेन दो जिले हैं, एक उत्पादन एक बुवाई। हम क्षेत्र की बात करते हैं तो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, मध्यवर्ती, पूर्वी और उत्तरी। मध्यवर्ती में खैर अजमेर भी आ गया, जवार वगैरह भी वहां पे आ जाते हैं, तो आएगा नहीं। उत्तर में तो आ ही नहीं सकता, पूर्व में भी नहीं आएगा, तो यहाँ पे दक्षिण और दक्षिण पूर्वी आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है तो दक्षिण पूर्वी है, दक्षिण पूर्वी। नेक्स्ट इसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सबसे कम ग्रामीण लिंग अनुपात है? जैसलमेर, पाली, धौलपुर, टोंक है। ये देखिएगा राजस्थान में पाली की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा तो भाई पाली में है ग्रामीण लिंग अनुपात, वह कितना है? 1003 है। और सबसे कम जो ग्रामीण लिंग अनुपात है वो किसका है? धौलपुर का है। सबसे कम जो ग्रामीण लिंग अनुपात है तो वह किसका जाएगा? धौलपुर का आ गया यहाँ पे है। और सबसे कम शहरी लिंगानुपात, सबसे न्यूनतम शहरी जो लिंगानुपात है तो वह किसका है? जैसलमेर का। सबसे कम शहरी जो लिंगानुपात है जैसलमेर का। ये क्या पूछ रहा है? सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात है तो किसका जाएगा? धौलपुर का। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है 1003, तो किसका जाएगा? पाली का। राइट आंसर क्या है? धौलपुर है, डी है। खस की जो घास मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? विशेष तौर पर दोस्तों सिंपल प्रश्न है, दो ही है जिले, भरतपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक है। भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक है। और खस से सुगंधित इत्र बनती है, परफ्यूम बनती है जो कि चुन्नी में लगाई जाती है, ठीक है। तो खस की घास की बात करेंगे, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक के अंतर्गत है। इत्र बनाने में इसका काम आ ही रहा है। और अब देखो इसके बाद में कुछ प्रश्न आगे। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक में गठन के लिए गणपूर्ति, उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी। इस प्रश्न पे दोस्तों डाउट अभी भी है, बहुत सारी कोचिंग की के अंतर्गत भी अलग अलग उत्तर बताए जा रहे हैं। अभी प्राइमरी की में तो इसका उत्तर माना है 3/4, लेकिन अभी इसका हम श्योर नहीं कहेंगे क्योंकि ये प्रश्न डाउट में अभी तक ये है। हाँ, अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद में। राजस्थान के विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए राजस्थान के विधानसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर है संग्राम सिंह, नारायण सिंह, पूनमचंद बिश्नोई, यशवंत सिंह नाहर है। पहला है संग्राम सिंह, इसके बाद कौन बन गया? नारायण सिंह, 2 नंबर। 3 नंबर कौन था? पूनमचंद बिश्नोई। 4 नंबर कौन था? यशवंत सिंह नाहर। आपसे पूछ ले राजस्थान के वर्तमान में प्रोटेम स्पीकर कौन है? वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद कटारिया। वर्तमान में कौन है? गुलाब चंद जी कटारिया है। पहला पूछ रहा है महाराव संग्राम सिंह। महाराव संग्राम सिंह कब हुए थे? 24 मार्च 1952 को नियुक्त हुए थे। 24 मार्च 1952 को ये थे पहले, महाराव संग्राम सिंह है। नेक्स्ट की बात करते हैं इसके बाद। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो इसके अंतर्गत उत्तर दे रखे हैं मुख्यमंत्री होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं, विधानसभा के विपक्ष का नेता भी होता है, लेकिन इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता। राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं
राजस्थान राज्य सूचना आयोग, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित किया जा सकता है? ये प्रश्न दोस्तों 2 बार आ चुका है प्रश्न ये है, और इसकी राशि कितनी है? 25,000 रुपए, 25,000 रुपए है। इसका उत्तर है 25,000 रुपए है। नेक्स्ट, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के पहले जो अध्यक्ष थे, सुनिएगा, राजस्थान में वित्त आयोग के कृष्ण कुमार गोयल के गोयल थे पहले अध्यक्ष हैं। और आपसे पूछे वित्त आयोग के वर्तमान जो अध्यक्ष है 8 प्रेजेंट है, तो वह कौन है? प्रद्युम्न सिंह है। वर्तमान में कौन है? प्रद्युम्न सिंह है। और पहले कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल थे। और राजस्थान राज्य वित्त आयोग की स्थापना हुई थी 15 मई 1999 को। पहले के गोयल, 8 प्रेजेंट कौन है? प्रद्युम्न सिंह इसके आ जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में शहरी तंत्र का डेवलपमेंट करने के लिए जैसे जयपुर प्राधिकरण है, जोधपुर प्राधिकरण है, उसके अंतर्गत उसी तर्ज पर राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी 1953 में, 54 में, 55 में या 56 के अंतर्गत है। देखिए राजस्थान में देखिए दोस्तों, नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी, उसमें 3 ईयर पढ़ोगे आप है 1953, 1964 और 1981। 1953 में जब स्थापना हुई थी ना, तो किसके अंडर के अंतर्गत है? सीएम के अंडर के अंतर्गत है। 1964 के अंतर्गत है, ये जो विभाग है राज्य मंत्री के अंडर में चला गया। और 1981 के अंतर्गत है, उन्हें इसको सीएम के अंडर में ले लिया गया है। नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी कब? 1953 के अंतर्गत है, 1953 में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री है जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। दूसरी बात, हरिशंकर जी भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री रहे। दोनों प्रश्न दोस्तों उप मुख्यमंत्री का आया है, टीकाराम पालीवाल का और हरिशंकर जी भाबड़ा जी का। भाबड़ा जी सर्वाधिक टाइम तक कहते सही है, टीकाराम जी पालीवाल जी सही है। तो इन कथनों के अंतर्गत है, कथन 1 व 2 दोनों सत्य माने जाते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत पहली अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन और 60 दिन है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 60 दिन। इसका राइट आंसर आ जाएगा 60 दिन है। अब देखो, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं किन किन के? समस्त राज्य के विश्वविद्यालय के साथ साथ राजस्थान के भूभाग में कार्यरत केंद्रीय विश्वविद्यालय, एक तो राजस्थान की यूनिवर्सिटी प्लस राजस्थान में जितनी भी जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उनके भी होते हैं, ये बता रहा है पहला। दूसरा कह रहा है राजस्थान के समस्त राज्य के साथ ही निजी विश्वविद्यालय, राजस्थान के गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट के भी होते हैं, दे रखा है। राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय, राजस्थान के स्टेट के जो राजकीय विश्वविद्यालय उसके। चौथा है समस्त राज्य के गवर्नमेंट, प्राइवेट और सेंट्रल, गलत है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा? राजस्थान के सिर्फ राजस्थान के गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी है उनके ये होते हैं कुलाधिपति, ये इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक जो राष्ट्रपति शासन लगा था किसके टाइम में है? मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम, भाई एक मोहनलाल जी सुखाड़िया के टाइम है, एक बार लगाया गया था है। हरिदेव जी जोशी के टाइम एक बार लगाया गया था। अब बात करते हैं भैरव सिंह जी शेखावत है, इनके टाइम में 2 बार लगाया गया था राष्ट्रपति शासन है, इनके टाइम में 2 बार आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा है? भैरव सिंह जी शेखावत 1992 और 1992 के अंतर्गत भी है, 2 बार इनका आ जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट का पार्ट कह सकते हैं। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत 2 वर्ड लिए गए यहाँ से, कौन सा? निपुण भारत मिशन है। देखिए, निपुण भारत मिशन, निपुण भारत मिशन, NIPUN, नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रोफिशिएंसी। और इसके अलावा हम बात करेंगे तो आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग और एंड न्यूमेरेसी, जिसको बोलते हैं निपुण कहते हैं। नेशनल इनिशिएटिव प्रोफिशिएंसी, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, जिसको बोलते हैं निपुण भारत मिशन है। ये किसके द्वारा है? NEP, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 का एक पार्ट है दोस्तों। और किस डिपार्टमेंट के द्वारा है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है। और मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगामी नवीन शिक्षा नीति को लेकर के प्रश्न इसका पढ़ सकता है।
देखो सीटी इसका प्रश्न आ गया तो आपके तो ये पूछेगा कि निपुण भारत मिशन कब चलाया गया था, किस विभाग के द्वारा चलाया गया है, इसमें किस किन क्षेत्रों पे है, पूरा आपको डीप पढ़ना है, टीचर भर्ती वालों को स्पेशली है। 1 रुपए के नोट पे किसके होते हैं, सचिव वित्त मंत्रालय की, सिंपल सा प्रश्न है ये तो। नेक्स्ट है ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है। देखिए दोस्तों, हमने हालांकि इससे पहले राजस्थान के जितने पोर्टल करा रखे हैं, संडे तक अपनी किताब आएगी, करंट की किताब नहीं कहेंगे, पीडीएफ आएगी, जो इसको हम फ्री डालेंगे टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप अपना, ये जो आपकी क्लास है, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत आपको जीके विद राकेश जांगड़े मिल जाएगा, तो उसके अंतर्गत है आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लेना। संडे को आपको एक करंट की बुकलेट देंगे, जनवरी 2022 से लेकर के जनवरी 2023 कंप्लीट समग्र, प्लस में पोर्टल है, अभियान है, पार्क है, अर्थव्यवस्था है, नीतियां है, सैनिक अभ्यास है, सारे वहां पे फैक्ट के तौर पे आपको दे देंगे, वहां पे काम आएगा। अब देखो ई श्रम पोर्टल क्या है, असंगठित कामगार, ऐसे मजदूर जो अभी तक बिखरे पड़े हैं, असंगठित है, उनको एक मंच पर लाना और उनका एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना। जब किसी को एग्जाई करना है, जब किसी को जरूरत होती है तो उसका डेटा कलेक्शन होगा, उनको अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे और उनको वापस संगठित करने में दिक्कत नहीं आएगी है। इसका राइट आंसर है वह क्या जाएगा, असंगठित कामगारों को एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, निर्मला सीतारमण है, डॉक्टर अशोक लाहिड़ी है, और एन के सिंह है, अजय नारायण है, तो एन के सिंह है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय केसर मिशन है, राष्ट्रीय कृषि विकास परियोजना है। बाकी ये आपके इकोनॉमिक्स के आगे जो आपके काम के है नहीं, काम के है नहीं, ये प्रश्न ये काम के है नहीं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकाय, जैसे मनरेगा में क्या है, रोजगार गारंटी के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है, उसी प्रकार शहरी क्षेत्र के अंतर्गत भी है, सीमा में रहने वाले परिवारों को, शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है, राजीव गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल उपाध्याय शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, और मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना है। दोस्तों, मैंने फ्लैगशिप योजनाओं के 6 पार्ट कराए हैं, उसमें सारी योजना करा रखी है, आप वहां देखोगे तो कंप्लीट इन योजनाओं का वहां पे फंड है, विभाग है, कितनी राशि मिलती है, कितनी उम्र का प्रावधान है, पात्रता शर्तें सारी वहां पे डाली हुई है, डेट भी डाली हुई है, वहां लगाओगे क्लास समझ में आ जाएगा। और ये योजना कौन सी है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खानियाबाड़ी जयपुर से चलाई गई थी ये, खानियाबाड़ी जयपुर से चलाई थी, क्लास में कराई हुई है आपको ये। नेक्स्ट है, अभी नजदीक आ चुके हैं हम 100 क्वेश्चन के। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के अंतर्गत नए सर्वे के अकॉर्डिंग सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन के भंडार मिले हैं, झालावाड़ से, जैसलमेर से, चित्तौड़गढ़, पाली। देखिए दोस्तों, भविष्य में राजस्थान में चूना पत्थर या लाइमस्टोन के रूप में जिस जिले को देखा जाता है, अभी हाल ही फिलहाल में तो चित्तौड़गढ़ है ही, लेकिन इन फ्यूचर के अंतर्गत हम बात करते हैं तो जैसलमेर से भंडार मिले हैं, जैसलमेर से भंडार मिले हैं, और वो जगह कौन सी है, सोनू जैसलमेर है, जैसलमेर से भंडार मिले हैं, सोनू जैसलमेर से, ध्यान दीजिए, सोनू सभ्यता जैसलमेर है, यहाँ से चूहे के दांत के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे, चूहे के दांत के साक्ष्य मिले थे, कुछ कपड़े दे रखे प्रिंट है, उनके जिलों के अकॉर्डिंग मिलानी है। देखिए दोस्तों, अजरक प्रिंट का केंद्र बिंदु कौन सा, बाड़मेर है, ए नीला, अजरक में हम क्या पढ़ेंगे, ए नीला, अजरक प्रिंट में नीला और लाल रंग का प्रयोग होता है। राजस्थान की एकमात्र प्रिंट है जिसके ऊपर 2 रंग का प्रयोग करते हैं, नीला और लाल। राजस्थान की एकमात्र ऐसी प्रिंट है जो कपड़े के दोनों ओर होती है, तो कौन सी, अजरक प्रिंट, बाड़मेर की। पावरलूम जो उद्योग है उसके तौर पे तो मेन जिला हम जो केंद्र बिंदु पढ़ते हैं तो वह कौन सा है, बालोतरा आ ही जाएगा है। राजस्थान में मोटड़ा की बात करते हैं, रंग, कपड़े के ऊपर रंगों की धाराएं एक दूसरे को चलती है और काटती है, क्रॉस करती है, उसको क्या बोलते हैं, मोटड़ा। राजस्थान मोटड़े कहाँ के फेमस है, जोधपुर के फेमस है ही। मसूरिया साड़ी कहाँ की फेमस है, कैथून कोटा की प्रसिद्ध है। जिस मसूरिया साड़ी में पूरे चेक 300 होते हैं वो प्योर मसूरिया साड़ी होती है, महमूद मैसूरिया लेकर के आए थे। और राजस्थान की जियो टैग में आने वाली पहली जो हस्तकला है वह कौन सी है, मसूरिया साड़ी है, ध्यान दीजिएगा। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है, मसूरिया साड़ी का केंद्र कौन सा, कैथून कोटा में। देखिए दोस्तों, ये जो कैथून पड़ता है कोटा के अंतर्गत है, क्यों खास है, राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली जो कृषि मंडी है वो कहाँ पे, कैथून कोटा के अंतर्गत है। दूसरी बात है, राजस्थान का जो दशहरा मेला है तो कहाँ पे, कैथून कोटा का फेमस यहाँ माना जाता है, कोटा का फेमस है। मेन राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं, कैथून कोटा क्यों खास है, पूरे भारत का एकमात्र विभीषण का मंदिर कहाँ पे, कैथून कोटा में है। तो ये आंसर आप छांट लो कौन सा है,
4 है, 3 है, 2 1 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1, ये बन जाएगा 4 3 2 1। नेक्स्ट इसके बाद है, अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंचाई परियोजना निम्न से सम्मिलित नहीं है। देखो सावन बांधा परियोजना कहाँ पे दोस्तों, कोटा पे है। सावन बांधा परियोजना कहाँ पे, नहर कोटा में है। सोम कागदर बांध उदयपुर के अंतर्गत परियोजना है। परवण लिफ्ट परियोजना है जयपुर में, नहीं है। सोम कमला कहाँ पे, डूंगरपुर में है। परवण लिफ्ट परियोजना की बात करते हैं बारां क्षेत्र में, ये हड़ती की क्षेत्र में आ जाती है, वहां पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है। राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट इसके बाद में भोर, BHOR, भोर है BHOR, BHOR, भोर कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय के साथ चलाया जा रहा है। और मुख्य उद्देश्य क्या है, देखो जो भिक्षुक हैं उन भिक्षुकों का पुनर्वास करना है, पुनर्वास के साथ साथ उनको फ्री में रहना, आवास प्लस उनको फ्री के अंतर्गत है खाने की सुविधा दी जा रही है। किस योजना के तहत है, भोर योजना के तहत है, इंपॉर्टेंट है। भोर कार्यक्रम एक है, उसके तहत पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से लाया जा रहा है। जो भिक्षुक होते हैं उनका पुनर्वास भी होता है, प्लस फ्री में उनको क्या है रहना भी है, उनको लिए खाना की सुविधा भी दी जा रही है उनके लिए है। वो है भोर, भिक्षुकों का पुनर्वास कार्यक्रम है। इसके अलावा राजस्थान अब पूछा गया है कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का देश भारत में कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों, मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली के उत्पादन के अंतर्गत जो पहला स्थान है ना, तो वो तो किसका है, गुजरात का। पहला स्थान गुजरात का, और दूसरा स्थान है तो किसका है, राजस्थान का है। राजस्थान में मूंगफली उत्पादन के लिए राजस्थान का राजकोट माना जाता है, तो कौन सा है, लुणकरसर बीकानेर है। इसके बाद में नेक्स्ट, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य कार्यक्रम, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य कार्यक्रम 1974 के लगभग चलाया गया था कार्यक्रम। और इसमें क्या पूछा इसने कि इसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा, इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, 50-50, 60-40, 75-25, 90 और 10 है। इसका राइट आंसर क्या है, 75:25 है। केंद्र की भागीदारी 75 है, राजस्थान की कितनी है, 25% है। नेक्स्ट, राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना, देखिए दोस्तों राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना कहाँ खुला था, लाखेरी में, डबोक उदयपुर में, ब्यावर में या गोटन में है। राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना खुला था लाखेरी में, ये पड़ता है बूंदी में। और ये कारखाना कौन सी कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन कंपनी के द्वारा। तो नीचे 2 वर्ष मिलेंगे आपको यहाँ पे, एक वर्ष है 1915 और एक वर्ष है 1917 में है। 1915 में लाखेरी बूंदी में इस प्लांट की स्थापना हुई थी, इस प्लांट की स्थापना हुई थी 1915 में है। लेकिन ये प्लांट शुरू जो कब हुआ था, 1917 के अंतर्गत है। शुरुआत हुई थी 1917 में, शुरू 1915 में। कौन सी कंपनी के द्वारा, क्लिक निक्सन के द्वारा। है कहाँ पे, बूंदी में है ये। नेक्स्ट, निम्न में से इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला नहीं है। पाली है, सीकर है, जोधपुर, नागौर है। तो राजस्थान के अंतर्गत दोस्तों सिंपल सा प्रश्न है इसमें, पाली लाभान्वित, नागौर भी है, जोधपुर भी है, पाली सीकर भी है। अपनी परियोजना इसमें जाती है, रावसर शाख का है, वहां पढ़े होंगे, इसका नाम आ जाएगा है। नागौर में है वीर तेजाजी बांगड़ से लिफ्ट नहर आई जाएगी है, रामदेव है, और फलोदी गुरु जम्बेश्वर लिफ्ट नहर है, जोधपुर में भी आती है। जबकि पाली इसका राइट आंसर है, जो इसमें इससे अभी तक अछूता है, लाभान्वित नहीं। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किस से संबंधित है, शिक्षा से, बैंकिंग से, स्वास्थ्य से, उद्योग से। देखिए दोस्तों, इस पेपर में 2 वर्ड आए हैं, एजुकेशन के वर्ड आए, एक निपुण नेशनल यूनिवर्सिटी में जो मैंने पीछे बताया था, एक आगे परख है। दोनों के दोनों एग्जाम में आगे तृतीय श्रेणी में भी आपके आ सकते हैं। परख कार्यक्रम है, परख जो कार्यक्रम आपको दोस्तों इस परख कार्यक्रम है, इसकी परिभाषा, इसकी फुल फॉर्म देनी एग्जाम के अंतर्गत है, कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि ये परख कार्यक्रम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। परख कार्यक्रम है, इसकी फुल फॉर्म क्या है आपको बतलानी है। निपुण की मैंने बताई थी, परख कार्यक्रम की बतानी है कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। और बैंकिंग का है, स्वास्थ्य का, उद्योग का, शिक्षा का है। तो ये NEP नई शिक्षा नीति 2020 का एक पार्ट है, नवीन शिक्षा नीति 2020 का दोस्तों एक पार्ट है। उसका नाम क्या है,
परख है, PARAKH है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए है। बात करेंगे प्रोफिशिएंसी असेसमेंट है, आर ब्लैंक छोड़ रहे हैं, यहाँ पे है, रीडिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा एंड एनालिसिस, एनालिसिस नॉलेज, एनालिसिस नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट है। वापस सुन लीजिए, मैं रिवीजन कर रहा हूँ। प्रोफिशिएंसी और असेसमेंट है, रीडिंग एंड एनालिसिस, नॉलेज, नॉलेज होलिस्टिक डेवलपमेंट है, तो क्या बोलते हैं, परख कहते हैं। ठीक है, स्पेलिंग नहीं लिख रहा, स्पेलिंग में गलती हो सकती है भाई मेरी। तो ये परख है, किसका है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का है। ये प्रश्न आ गया अडानी वाला, सुन लीजिएगा भाई। नेक्स्ट अडानी का प्रश्न है। अडानी राजस्थान के अंतर्गत, राजस्थान में अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला हाइब्रिड पवन और सौर दोनों का कंबाइंड, भारत का पहला पवन प्लस सौर, भारत का पहला पवन और सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया गया है, किसके सहयोग से, अडानी के सहयोग से दोस्तों। तो राजस्थान में कहाँ पे लगा है ये, तो राजस्थान में दोस्तों ये लगा है जैसलमेर के अंतर्गत स्थापित किया गया है। और ये कितने मेगावाट का है, तो ये है 390 मेगावाट का है, 390 मेगावाट का। कहां पर, जैसलमेर में है। पवन और सौर ऊर्जा दोनों का है, किस समूह के द्वारा, अडानी समूह के द्वारा है। इंपोर्टेंट है, आगामी एग्जाम के लिए है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पूछ रहा है जयदीप धनखड़ साहब, जो भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं, उनको लेकर के हैं। तो 6 अगस्त 2022, देखिए दोस्तों मेन बात क्या है, 6 अगस्त 2022 को जयदीप धनखड़ साहब ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। व्यक्ति के अनुसार है, 14वें क्रम के बात करते हैं, 6 अगस्त 2022, बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट है, करेक्ट है दोस्तों, ये है, कहीं दिक्कत नहीं है। दूसरा हम बात करते हैं, जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान के उपराष्ट्रपति बनने वाले भैरव सिंह जी से के बाद में दूसरे व्यक्तित्व है, ये भी बात सही है, इसमें भी दिक्कत नहीं है। यह लोकसभा सांसद झुंझुनू से रहे हैं, जबकि राजस्थान विधानसभा के सदस्य किशनगढ़ अजमेर से रहे हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, ये भी बिल्कुल एग्जैक्ट सही है दोस्तों, कहीं दिक्कत नहीं है। वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं, ये भी सही है। तो बात करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसका डी ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, करंट प्रश्न पूछे गए, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरेस। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा के ऊपर कौन सा, बीएसएफ के द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया था, ऑपरेशन शक्ति है, ऑपरेशन क्रांति है, ऑपरेशन सरदवा है या ऑपरेशन पवन है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ऑपरेशन सरदवा चलाया गया था, ये है। नेक्स्ट, इसके बाद में के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव जी हाड़ा को उनकी कौन सी रचना के लिए दिया गया था, पचरंग चोला, पहन सकीरी, हम यहाँ थे, तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, आए आंख, येरा, हरियल सपना। ये तो बहुत पहले पूछा गया था, पहले आया था एग्जाम, पुराना हो गया ये है। इसका जो राइट आंसर है वो है पचरंग चोला, पहर सकीरी है। निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनियम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है, हैदराबाद को, अजमेर को, मुंबई को, जोधपुर को। इसका राइट आंसर कौन सा है, हैदराबाद है। नेक्स्ट, इसके बाद में बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित कहां पे होगी, जनवरी 2023 में, प्रश्न आ सकता है 108वीं भारतीय साइंस कांग्रेस कहां पे होगी, बेंगलोर में, उदयपुर में, अगरतला में या नागपुर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, नागपुर के अंतर्गत आयोजित की जाएगी है। बस 2 क्वेश्चन आपके और हैं, सुनिएगा। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 99 और 100। देखिए भाई, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी का जो पुरस्कार है वह किसने दिया था, डॉक्टर वेंकैया नायडू जी ने दिया था। और किसको दिया, खेता खान को, दापू खान को, मामे खान को या गाजी खान बरने को। मामे खान की बात करते हैं तो रेड कारपेट कान के अंतर्गत शिरकत करने वाले कलाकार रहते हैं, कौन, मामे खान है। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे तो नाम आएगा किसका, गाजी खान बरनी, गाजी खान बरनी का आता है। गाजी खान जो बरनी दोस्तों, इनका ताल्लुकात है तो कहाँ से है, जैसलमेर से हैं। गाजी खान बरनी साहब जैसलमेर से हैं और
इसके अतिरिक्त है, ये किसके कलाकार हैं दोस्तों? खड़ताल के कलाकार हैं, खड़ताल के कलाकार हैं। इनको संगीत नाटक अकादमी का वेंकैया नायडू जी ने पुरस्कार दिया था काजी खान जी बरनी को। जिला पूछे तो जैसलमेर से हैं। खड़ताल वाद्यंत्र के। आरटीडीसी का खड़ताल होटल कहाँ पे? बाड़मेर में है। खड़ताल के जादूगर किसे कहते हैं? सदीक खान मांगणियार को कहा जाता है। नेक्स्ट, फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल खिताब की विजेता कौन? सिंपल सा प्रश्न है, एगो स्वियातेक। और ये कहां से हैं? पोलैंड से। ये पोलैंड से है। नेक्स्ट है, तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं जैसे कुछ क्वेश्चन हम पढ़ेंगे ना, बहुत सारे क्वेश्चन रिवीजन या रिपीट लेते हैं, तो इसके माध्यम से कुछ अन्य जुड़े बातें हैं, करंट को लेकर के है, कल्चर, जियोग्राफी, हिस्ट्री को लेकर के आपके माइंड में आएगी। जैसे गाजी खान का प्रश्न यहाँ से पूछ लिया है, कल को क्या पूछ ले, किस वाद्यांतर से हैं, ये पूछ ले कि किस जिले से, जैसलमेर से। पीछे पूछा था पवन ऊर्जा सौर ऊर्जा का हाइब्रिड प्लांट है, तो वो जैसलमेर में। आगे ये पूछ ले किस समूह के द्वारा, तो अडानी समूह के द्वारा। ये पूछ ले कितने मेगावाट का, 390 मेगावाट का। यानी कि एक क्वेश्चन के माध्यम से 4-5 बातें हम पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे, तो जाहिर सी बात है एक पक्ष से कई बातें निकल के आएगी, आपके लिए इफेक्टिव होगी है। तो कल चलते हैं दूसरे चरण को लेकर करेंगे सीईटी का, ये फर्स्ट चरण है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।